सामरिक डिसाइपर की नई पहल, भारत के पड़ोसी देशों का विश्लेषण। यह एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एसजीटी यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। यहाँ विशेषज्ञ पड़ोसी देशों को डिकोड करेंगे। सामरिक, जहाँ जानकारी नहीं रणनीतिक समझ बनती है। नमस्कार, आज सामरिक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आज हमारे साथ चाइना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एशिया टीम की टीम मेंबर शिवानी सिंह है। आपका स्वागत है। अभिनंदन। धन्यवाद। हम जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना अभी विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में आकार ले रहा है। अमेरिका रूस के बाद में एक बड़ी शक्ति के रूप में हाल के दिनों में उभरा है। भारत का पड़ोसी भी है। तो पड़ोस में ऐसे देश जो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसकी सैन्य ताकत के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी काफी फोकस है। तो टेक्नोलॉजी को लेकर के जो भी बातचीत चल रही है चाइना में, वो वास्तविकता में कितना बड़ा है और कैसा है, वो उस पर थोड़ा आप अगर बात करें तो हमारे जो आज के दर्शक हैं उन्हें समझने में मददगार होगी। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आधुनिकता के वक्त में जी रहे हैं हम सब। देखिए, अगर हम चीन की सैन्य रणनीति को समझना चाहते हैं तो ये 3 शब्द हमें याद रखना बहुत जरूरी है: बजट, संरचना और तकनीक। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बजट की, तो 2025 में चीन का रक्षा बजट 1.81 ट्रिलियन युआन था, जो कि करीब 250 अरब डॉलर के बराबर होता है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बजट ये चीन का है। पिछले कई वर्षों से इसमें 7% की सालाना वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अचानक से कोई उछाल नहीं आया है, बल्कि यह लगातार योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया गया है। लेकिन सिर्फ पैसों से सेना को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता है। असली बदलाव 2015 में शुरू हुआ, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बड़े स्तर पर बदलाव लाया गया। कमान संरचना को बदली गई, थिएटर कमांड्स को बनाया गया और सेना को इस तरीके से संगठित किया गया कि जल, वायु, थल, स्पेस और साइबर ये सारे एक साथ सही तरीके से काम कर सके। इसी प्रक्रिया में 2015 में पीएलए स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को भी का भी गठन किया गया, जिसका काम था स्पेस ऑपरेशन को देखना, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सूचना संचालन। लेकिन 2024 में पीपल लिबरेशन पार्टी ने एसएसएफ को समाप्त कर दिया और उसकी जगह इन्होंने नई सैन्य इकाई, जिसका नाम इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स था, उसकी स्थापना की। इन सब से यह साफ संकेत मिलता है कि चीन मान चुका है कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का वक्त होगा और बहुत सारी चीजें उसी पर निर्भर करेंगी। अब हम बात करते हैं हथियार की। 2019 में चीन ने DF-17 का प्रदर्शन करा। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो मैक 5 से भी अधिक गति पर चलता है और यह उड़ते वक्त भी अपनी दिशा को बदल सकता है। इसके कारण जो हमारे पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि इसे किस तरीके से इंटरसेप्ट करें। और यह अपने आप में ऐसे हथियारों में यह पहला माना जा रहा है। अब एक और अहम बात जो वो है चाइना के संदर्भ में, वो है सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसका यह अर्थ होता है कि नागरिक टेक्नोलॉजी और सैन्य जरूरतों के बीच जो दीवार है, उस दीवार को कम कर दिया जाए। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो निजी कंपनियां हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं, वो और जो वहां के सैन्य दल हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से एक साथ आकर के एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब अगर इन बातों को एक लाइन में कहा जाए तो चीन सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं बढ़ा रहा है, वह एक तरीके से पूरे युद्ध संरचना को बदलने की तैयारी में है। उसके लिए लड़ाई अब सिर्फ टैंक, विमान और मिसाइलों की नहीं रह गई है। अब बात डेटा की है, स्पेस की है, साइबर की है और उससे भी आगे जाकर के सूचना की गति और नियंत्रण की है। आज का जो हमारा वक्त है, उसमें असली ताकत यह नहीं है कि आपके पास कितना गोला बारूद है, बल्कि अब यह है कि आप सूचना को कितनी
तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं, उसे कितना अधिक सुरक्षित रख सकते हैं और दुश्मन की जो प्रणाली है, जो उनकी जो सूचना प्रणाली है, उनको कितनी कुशलता से आप बाधित कर सकते हैं। और यहीं से अगला बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भविष्य की लड़ाई इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की है, तो उस सूचना को सुरक्षित रखने, उसे हैक प्रूफ बनाने और आगे जाकर के उसकी क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक होगी। यही हमें सीधे आगे ले जाती है क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे, क्योंकि अगर चीन अपनी सैन्य संरचना को डेटा और नेटवर्क की ओर लेकर के जा रहा है और वो उस पर आधारित बना रहा है, तो उस नेटवर्क की रीड क्या होगी, उसे सुरक्षित कौन रखेगा, और भविष्य में इंक्रिप्शन और कंप्यूटिंग की दौड़ में चीन को आगे लेकर के क्या जाएगा। यही वो बिंदु है जहां से क्वांटम सिर्फ विज्ञान नहीं रह जाता, वह रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा और या यूं कहें कि हथियार बन सकता है। जब क्वांटम टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में चाइना कहाँ पे खड़ा है, और युद्ध में अगर हम बात करें तो उस समय रणनीतिक रूप से क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, उस पर थोड़ा अगर प्रकाश डाले तो। सबसे पहले तो थोड़ी सीधी भाषा में ये समझ लेते हैं कि आखिर क्वांटम टेक्नोलॉजीज होता क्या है। क्वांटम टेक्नोलॉजी उस ऐसे साइंस पर आधारित है जो परमाणु या उससे भी छोटे कणों के स्तर पर काम करती है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बिट पर चलता है, या तो 0 या 1, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है हमारा वो क्यूबिट पर चलता है, यानी कि एक ही समय में 0 और 1 अवस्था हो सकते हैं। इसे हम सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। इसके साथ एक और सिद्धांत है जिसे हम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो कण आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि अगर एक में कोई भी बदलाव आता है तो उसका असर दूसरे पर तुरंत ही दिखने लगता है, चाहे वह कितनी भी दूरी पर रहे। अब इसका मतलब यह हुआ कि कुछ खास तरह की गणनाएं जो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है, वो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा तेज गति पर होता है। और क्वांटम कम्युनिकेशन में अगर कोई संदेश को बीच में पकड़ने की अगर कोशिश करता है या किसी भी तरीके की कोई भी बाधा डालने की अगर कोशिश करता है, तो सिस्टम को तुरंत ही पता चल जाता है। यही दो कारण हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज सिर्फ लैब की चीज अब नहीं रह गई है, यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गई है। 2016 में चीन ने मीशियस नामक एक क्वांटम कंप्यूटिंग सैटेलाइट लॉन्च करा था, और इसी के माध्यम से 2017 में चीन और यूरोप के बीच में सुरक्षित क्वांटम इनक्रिप्टेड संचार का प्रदर्शन भी किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों किलोमीटर की दूरी में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। इसके साथ ही चीन ने लगभग 2000 किलोमीटर लंबा बीजिंग शंघाई कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया, जो कि एक क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जो ये दर्शाता है कि अब यह सिर्फ एक का प्रयोग नहीं रह गया है, बल्कि एक वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी हम देख पा रहे हैं, या उसका निर्माण करा उन्होंने। अब नीति की बात करते हैं। 14वें पंचवर्षीय योजना में क्वांटम सूचना को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई। इसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के रूप में भी पहचाना गया, और इसके अलावा हेफई में नेशनल लैबोरेटरी फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए लगभग 10 अरब के निवेश की योजना बनाई गई है। अब यह रणनीतिक क्यों है? पहला, अगर हम इसे सुरक्षित संचार के रूप में देखें, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी इंक्रिप्शन दे सकती है जिसमें अगर कोई भी बीच में दखल देने की अगर कोशिश करता है तो उससे तुरंत ही पता चल जाता है। दूसरा, साइबर सुरक्षा का भविष्य। अगर बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर सफल होते हैं तो वे मौजूदा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसका असर हमें बैंकिंग पे, रक्षा पे, सरकारी संचार पर, सब तरफ, इनफैक्ट हमारे हर तरफ देखने को मिलेगा। तीसरा, क्वांटम सेंसिंग और नेविगेटिंग। अगर जीपीएस सिस्टम जाम हो जाए या जो उपलब्ध है वो अगर काम ना करें, तो क्वांटम आधारित नेविगेशन काम आ सकते हैं।
सैन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ी क्षमता मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर चीन क्वांटम को सिर्फ वैज्ञानिक के रूप में नहीं देख रहा, वह इसे भविष्य की रणनीतिक बढ़त, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व के रूप में भी देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानना, समझना और उनको डिकोड करने के लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और इसी तरह नए-नए एपिसोड के माध्यम से नई-नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।